आज हम लोग फिर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोग फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, कल हम लोग फिक्स्ड कैपिटल के बारे में पढ़ लिए थे कि स्थिर पूंजी क्या है, स्थिर पूंजी के स्रोत कौन कौन से हैं, स्थिर पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। लगभग वही सारे टॉपिक्स आज हम लोग कार्यशील पूंजी को पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। स्थिर पूंजी आपने पढ़ा कि संस्था के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए होता है। कार्यशील पूंजी एक्चुअली में बिजनेस करने के लिए होता है। मतलब हमें गुड्स परचेज करने हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रॉ मटेरियल परचेज करने हैं, गुड्स परचेज करने हैं, क्रेडिटर्स महाजन को भुगतान करना है, स्टाफ को वेतन देना है, बिल्डिंग का रेंट देना है, जीएसटी देना है, बिजली का बिल देना है, टेलीफोन का बिल देना है, बिलों का पेमेंट करना है। मतलब हमारा ये जो है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए होता है कि ऐसे पेमेंट जो बार बार होते हैं, हमेशा होते हैं, उनके भुगतान के लिए जो पूंजी हमें चाहिए उसी पूंजी को हम लोग कहते हैं कार्यशील पूंजी। माल खरीदना है, कच्चा माल खरीदना है, स्टाफ को वेतन देना है, मजदूरी देना है, दुकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, जीएसटी पे पेड करना है, महाजन को पेमेंट करना है। इस सारा चीज़ों के लिए, डे टू डे के फंक्शनिंग के लिए जो पैसा चाहिए, जो पूंजी चाहिए, उसी पूंजी को कहा जाता है वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। सीधे शब्दों में कहें तो बिजनेस को रन कराने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो पैसा चाहिए वही पूंजी कहलाता है कार्यशील पूंजी। अब इसके दो कंसेप्ट हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का अर्थ ये हुआ सकल कार्यशील पूंजी। व्यवसायी को स्टॉक के रूप में, ग्राहकों के यहाँ बकाया के रूप में, अपने पास कैश इन हैंड के रूप में, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में कैश एट बैंक के रूप में, बिल्स रिसीवेबल के रूप में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में, इस सब के रूप में जो संपत्ति संस्था के पास होता है उसी संपत्ति को हम लोग कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सकल कार्यशील पूंजी। इसमें करंट एसेट्स, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो करंट एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, रखने के लिए जो पूंजी चाहिए वो कहलाता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, एटसेट्रा एटसेट्रा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये इन्हीं को हम लोग कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब आते हैं नेट वर्किंग कैपिटल, शुद्ध कार्यशील पूंजी क्या है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से हम करेंट लायबिलिटी को घटा दें, मतलब हमारे पास स्टॉक के रूप में जितना माल है, लोगों के या ग्राहकों के जितना बकाया है, गला में जो कैश इन हैंड है, संस्था के करंट अकाउंट में जो कैश एट बैंक है, बिल्स जो हमने एक्सेप्ट कराए हैं, बिल रिसीवेबल है, इन सारे चीज़ों में से जितना हमें शॉर्ट टर्म पेमेंट करने हैं, शॉर्ट टर्म पेमेंट या बार बार होने वाले पेमेंट जो हमें करने हैं, वो जो नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, जैसे सैलरी देना है, बिल्डिंग का रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, डिप्रिसिएशन है, प्रिंटिंग का खर्च है, स्टेशनरी का खर्च है, जीएसटी है, रिपेयरिंग का खर्च है, एक्सेट्रा, ये सब जो है ये शॉर्ट टर्म पेमेंट में आते हैं। यानी
ये पेमेंट बार बार हमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो करंट एसेट्स में से इन सारे पेमेंट्स को हम घटा दें, यानी करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें, तो जो आएगा उसी को हम लोग कहेंगे नेट वर्किंग कैपिटल, शुद्ध कार्यशील पूंजी। सकल कार्यशील पूंजी हो गया कि हमने अभी करंट लायबिलिटी को पेमेंट किया नहीं है, बगैर पेमेंट किए मेरे पास टोटल करंट एसेट्स कितने हैं। और शुद्ध कार्यशील पूंजी एक तरह से नेट करंट एसेट्स हुआ, ये आपको ग्रॉस करंट एसेट्स हुआ, ये नेट करंट एसेट्स हुआ। शुद्ध कार्यशील पूंजी नेट वर्किंग कैपिटल हो गया कि मेरे पास जो करंट एसेट्स था उसमें से हम करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर दें, उसके बाद कितना हमारे पास बचता है, जो फ्यूचर में हमारे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर को दर्शाता है ना। अगर हमें फ्यूचर में जितना पेमेंट करना है उससे दुगुना, औसतन दुगुना डबल करंट एसेट्स है, तो ये माना जाता है कि हमारा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पावर मजबूत है। ये चीज़ हम लोग अगले चैप्टर में अकाउंट्स में भी पढ़ना है और ईपीएस में भी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही पढ़िए कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को हम घटा दें तो जो पूंजी आएगा वही कहलाएगा नेट वर्किंग कैपिटल, शुद्ध कार्यशील पूंजी। अब इसमें दो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल और सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व, यानी कार्यशील पूंजी कम हो, ज़्यादा हो, कितना हो, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं जो कार्यशील पूंजी की मात्रा को निर्धारित करते हैं। तो कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व भी हम कह सकते हैं इसे, और कार्यशील पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने वाले तत्व भी कह सकते हैं, हम इसको दोनों कह सकते हैं। तो इसमें 9 पॉइंट है, किताब में और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए 6-7 पॉइंट याद रखना सफिशिएंट है। 9 पॉइंट है। नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति। अब आप देखिए व्यवसाय किस तरह का है, उस पर डिपेंड करता है कि कार्यशील पूंजी कम चाहिए या कार्यशील पूंजी अधिक चाहिए। अगर हमारा व्यवसाय ट्रेडिंग बिजनेस है, मतलब हम कहीं से सामान खरीद के लाते हैं और बेचते हैं, वो है, तो वहाँ थोड़ा कम कार्यशील पूंजी से भी काम चलेगा। लेकिन अगर हमारा व्यवसाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जैसे हम शुगर फैक्ट्री चलाते हैं, तो वहाँ कार्यशील पूंजी बड़े पैमाने पर चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें हेवी पेमेंट करना पड़ता है दैनिक खर्चों के रूप में। तो व्यापारिक संस्थाओं के लिए जहाँ खरीद बिक्री होता है वहाँ कम कार्यशील पूंजी चाहिए, लेकिन निर्माणी संस्थाओं के लिए अधिक कार्यशील पूंजी चाहिए। तो व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर किया। अब आते हैं पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, निर्माण प्रक्रिया की अवधि। हम जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी बनाते हैं फैक्ट्री में मशीनों से, उनको बनने में भी कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी बन के निकलते हैं, बिकते हैं, फिर बनते हैं, मतलब कम समय लगता है मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग में कई स्टेप्स होते हैं, कई प्रोसेस होते हैं, और सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है तब फिनिश गुड्स निकलता है, उसमें काफ़ी समय लगता है। और जब मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी समय लगेगा तो स्वाभाविक है, मैन्युफैक्चरिंग में अगर काफ़ी समय लगेगा तो स्वाभाविक है कि आपका पैसा जब तक गुड्स मैन्युफैक्चर होगा नहीं, बिकेगा नहीं, पैसा रिकवर होगा नहीं जो लग चुका उसमें। तो अगर लंबा समय मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लग रहा है तो हमारा पूंजी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, उसमें रुक जाता है जाकर। तो फिर यहाँ पर हमें अधिक कार्यशील पूंजी चाहिए, वर्किंग कैपिटल अत्यधिक बड़े पैमाने पर चाहिए। जैसे हम ब्रिक्स बनाते हैं, ईंट बनाते हैं, उसको बनने में, तैयार होने में कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और काफ़ी समय लगता है। लेबर को पेमेंट करना है, कोयला खरीद के मंगाना है, लकड़ी खरीद के मंगाना है, खेत वाले को देना है, ऐसे बहुत सारे पेमेंट बड़े पैमाने पर पहले होते हैं
और फिर जब रेड ब्रिक्स लाल ईंट बनकर तैयार ईंट निकलता है तो निकलने में काफ़ी समय लग चुका होता है, उसके बाद धीरे धीरे अपना पैसा हमारे पास वापस आता है। तो यहाँ बड़े पैमाने पर पूंजी चाहिए। लेकिन अगर कोई गुड्स प्रोडक्ट है तुरंत प्रोड्यूस, जैसे हम बुक्स मैन्युफैक्चर पब्लिश करें, किताब को छपवाएं, तो बुक्स पब्लिश होकर निकलने में समय नहीं लगेगा, तुरंत निकल जाएगा, तो उसको मार्केट में बेचकर पैसा अपना रिकवर कर लेते हैं। तो जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लंबा है, उसका ड्यूरेशन पीरियड लंबा होगा, तो स्वाभाविक है कि हमारा पैसा फंस जाता है, ब्लॉक हो जाता है, यानी अधिक कार्यशील पूंजी चाहिए। और जहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस छोटा होगा, जल्दी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग होगा, वहाँ कम कार्यशील पूंजी चाहिए। अब आते हैं तीसरा पॉइंट है साइज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का आकार। ये एकदम सीधा टॉपिक है। आपका छोटे पैमाने का कारोबार है तो कम का बिक्री भी आपका कम होगा, गुड्स भी आपको कम खरीदना पड़ेगा, खर्चे भी कम होंगे, तो फिर आपको कम कार्यशील पूंजी चाहिए। लेकिन यदि आपका बड़े पैमाने का कारोबार है तो बिक्री भी आपका ज़्यादा होगा, टर्नओवर ज़्यादा होगा, स्टाफ ज़्यादा चाहिए, यानी जो दैनिक खर्चे, दिन प्रतिदिन के खर्चे हैं वो अधिक होंगे तो बड़े पैमाने पर माल की खरीदारी करनी पड़ेगी, तो फिर आपको अधिक कार्यशील पूंजी चाहिए। यानी छोटे व्यवसाय का अगर पैमाना छोटा हो तो कम कार्यशील पूंजी चाहिए, और बड़ा हो तो जितना ही बड़ा होगा उतना ही अधिक कार्यशील पूंजी चाहिए, जितना ही छोटा होगा उतना ही कम कार्यशील पूंजी से काम चल जाएगा। अब आते हैं ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल, व्यापार चक्र। हमारे अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में दो तरह के व्यापार चक्र हमेशा चलते रहते हैं। एक होता है मंदी, दूसरा होता है तेजी, डिप्रेशन एंड बूम। तो तेजी काल में आर्थिक गतिविधियां तेजी से होती हैं और अधिक होती हैं। तेजी काल में उत्पादन अधिक होता है, विक्रय अधिक होता है, और उत्पादन अधिक, कंपटीशन भी रहता है सामने। उत्पादन अधिक करने के लिए हमें पूरा सिस्टम को मैकेनाइज करना पड़ता है, पूरा आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइज करना पड़ता है, इस सब के लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो तेजी काल में कस्टमर्स को हमें फेस करना पड़ता है, तो उन्हें भी उधार वगैरह देना पड़े, यानी अधिक कार्यशील पूंजी चाहिए। लेकिन मंदी काल में डिमांड ही नहीं रहता है गुड्स का, बिक्री ही नहीं होती है, उत्पादन अपने आप घट जाता है, तो फिर कार्यशील पूंजी हमें किस लिए चाहिए? कार्यशील पूंजी गुड्स खरीदने के लिए चाहिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए चाहिए, स्टाफ पेमेंट, सैलरी पेमेंट के लिए, वेज पेमेंट के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, जीएसटी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इसी सब के लिए चाहिए। तो ये सब खर्चे बहुत कम होते हैं, स्टाफ की छंटनी हो चुकी होती है, तो फिर कम कार्यशील पूंजी चाहिए। तो मंदी काल में कम कार्यशील पूंजी चाहिए और तेजी काल में अधिक कार्यशील पूंजी चाहिए। प्रतियोगिता का स्तर, लेवल ऑफ कंपटीशन, ये भी प्रभावित करता है। प्रतियोगिता कहाँ ज़्यादा होती है? ओपन इकोनॉमी में, जैसा कि आजकल हम लोग का इकोनॉमी है कि दुनिया का हर देश पूरी दुनिया के लिए अपने बाजार को खोल चुका है। ओपन इकोनॉमी में कंपटीशन ज़्यादा होता है, और जहाँ कंपटीशन ज़्यादा होगा वहाँ कस्टमर्स मार्केट का किंग माना जाता है, ग्राहकों को बाजार का राजा माना जाता है। यानी ग्राहकों के पीछे मैन्युफैक्चरर्स, कंपनियां दौड़ती हैं, ग्राहकों को तरह तरह की फैसिलिटी देने पड़ते हैं, उधार फैसिलिटी, किस्त पर सामान बिक्री की फैसिलिटी, और यानी उधार ही हमने दे दिया 6 महीना के लिए, हमारा पैसा उसके फंसा हुआ है, किस्त पे दे दिया, पैसा एक बार में नहीं आया। या फिर हमें बड़े पैमाने पर स्टॉक रखना पड़ता है। हम देखते हैं कि हमारे जो कंपटीटर हैं उनके पास जो माल है वो भी हम रखें ताकि ग्राहक हमारे पास ज़्यादा आए। ऑप्शंस ज़्यादा रखने पड़ते हैं, ऑप्शन ज़्यादा रखने के लिए स्टॉक बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा ताकि कस्टमर हमारा वापस जाए नहीं। तो फिर
परचेजिंग बड़े पैमाने पर करनी होगी, इसके लिए बड़े पैमाने पर कार्यशील पूंजी चाहिए। यानी कंपटीशन का लेवल यदि हाई हो तो बड़े पैमाने पर चाहिए। ग्राहकों को भी कभी उधार की सुविधा, ग्राहकों को लुभाना होता है कंपटीशन में, अपनी तरफ लुभाने के लिए उधार की सुविधा दी जाती है, किस्त में पेमेंट की सुविधा दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है, ऐसे बहुत सारे सुविधा दी जाती है। तो फिर इसके लिए तो आपको अधिक कार्यशील पूंजी चाहिए। लेकिन जहां कंपटीशन कम होता है या नहीं होता है, वहां मैन्युफैक्चरर्स को ग्राहकों को पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां ग्राहकों के पास भी ऑप्शन नहीं होता है, वहां उधार की सुविधा कम से कम होती है, किस्तों पर बिक्री की सुविधा नहीं होती है या मिनिमम होती है, डिस्काउंट वगैरह नहीं दिए जाते हैं। तो यानी ग्राहकों को तरह तरह लुभाने के तरह तरह के तरीकों को नहीं अपनाना पड़ता है। तो फिर यहाँ कम कार्यशील पूंजी चाहिए, बिक्री भी कम होती है, कार्यशील पूंजी कम चाहिए। तो जितना ही बड़ा कंपटीशन होगा उतना ही अधिक कार्यशील पूंजी चाहिए, जितने कम होगा या नहीं होगा उतना ही कम कार्यशील पूंजी चाहिए। छठा टॉपिक है कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाला क्रय तथा विक्रय की शर्तें, टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। अब देखिए, दो तरह के सिचुएशन हो सकते हैं आपके पास। पहला, आप नगद खरीद कर लाएं, यानी जहाँ से भी आप माल खरीद रहे हैं दुकान के लिए, वहाँ से आपको उधार नहीं मिल रहा है, कैश पेमेंट करके लाना पड़ रहा है, सारा पेमेंट आपको कैश करना पड़ रहा है, लेकिन ग्राहकों को उधार देना पड़ रहा है, उसके बगैर आपका काम नहीं चल रहा है, यानी आपका पैसा ग्राहकों के फंसे रह रहा है। एक तरफ महाजन को या खुदरा खर्चों के लिए कैश पेमेंट करना है, दूसरी तरफ आपका पैसा मार्केट में फंसा हुआ, फंसाना भी है, दोनों करना है। तो फिर ऐसी स्थिति में अधिक कार्यशील पूंजी आपके पास होनी चाहिए। अब इसका दूसरा विपरीत परिस्थिति भी हो सकता है आपको उधार मिल जाए, जहाँ से भी आप माल मंगाते हैं क्रेडिट फैसिलिटी पर मिल जाए, बाद बेचकर आप पैसा दें, और आप ग्राहकों को केवल नगद बेचते हो, उधार नहीं देते हो, कस्टमर से केवल कैश सेल्स करते हो। यानी एक तो महाजन का पेमेंट आप फ्यूचर के लिए डिले कर देते हो, टाल देते हो, और ग्राहकों से पैसा आते रहता है। तो फिर आपके पास कम पैसा कार्यशील पूंजी के रूप में होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। तो यदि आपको खरीदारी पेमेंट कैश करना पड़ता है, ग्राहकों को उधार देना पड़ता है, यानी क्रय नगद करना पड़ता है, विक्रय उधार करना पड़ता है, तो अधिक कार्यशील पूंजी चाहिए। और यदि क्रय आप उधार करते हैं, विक्रय नगद करते हैं, तो कम कार्यशील पूंजी से भी काम आपका चल जाएगा। डिविडेंड पॉलिसी, यदि कंपनी डिविडेंड हाई रेट से डिविडेंड दे, अपने शेयर होल्डर का मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए, अपने गुडविल बढ़ाने के लिए हाई रेट से डिविडेंड घोषित करती है और कैश पेमेंट करती है, तो फिर अधिक कार्यशील पूंजी चाहिए। लेकिन यदि कंपनी कम रेट से डिविडेंड डिक्लेयर करती, घोषित करती है, या डिविडेंड के रूप में कैश पेमेंट नहीं करती है, बोनस शेयर वगैरह दे देती है, तो फिर कम कार्यशील पूंजी से भी काम चल जाएगा आपका। बैंकिंग रिलेशंस, यदि आपको बैंकों से संबंध अच्छे हैं, संबंध अच्छे का मतलब ये हुआ कि अचानक कोई फ्लक्चुएशन मार्केट में आता है, बूम वगैरह आता है, तेजी काल आता है, और आपको पैसे अधिक माल खरीदने पड़ते हैं, पैसे की ज़रूरत अचानक पड़ जाती है, तो आप बैंकों से कर्जा ले सकें और ये कर्जा आपको आसान शर्तों पर आसानी से मिल सके, क्योंकि आपने बैंकों से रिलेशन अच्छे बना रखे, आपको मिल जाएगा आसानी से। तब तो फिर कम कार्यशील पूंजी से आपकी अपना कार्यशील पूंजी कम रखने से भी काम चल जाएगा। लेकिन यदि आपको बैंकों से अच्छे संबंध नहीं हैं और अचानक अधिक पेमेंट करना पड़े, कार्यशील पूंजी बढ़ाना पड़े, तो फिर आपको अधिक कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करके पहले से रखने होंगे। सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की मौसमी प्रकृति। कुछ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ऐसे होते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग होते जा रहा है, माल तैयार होकर निकल रहा है और बिकते जा रहा है, उत्पादन की प्रक्रिया सालों भर चल रही है, बिक भी रहा है, खरीदारी भी हो रही है।
तैयार भी हो रहा, बिक भी रहा है। तो वहाँ क्या होता है कि माल तैयार करते हैं, बिकता है, फिर मेरे पास पैसा आ जाता है, तो यहाँ कम कार्यशील पूंजी से काम चल जाएगा। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा है जहाँ एक सीजन में हम माल बनाते हैं, दूसरे सीजन में उसको बेचते हैं, यानी जिस सीजन में माल बनाते हैं उस सीजन में कोई रिकवरी नहीं होता है, पैसा हमारा फंसे रहता है। जैसे गर्म कपड़ों का कारोबार, उन्हें गर्मी के दिनों में बनाया जाता है, लेकिन बिक्री गर्मी के दिनों में नहीं होती है। हमें गर्मी के दिनों में बनाकर उसको स्टॉक करके रखना होता है, यानी हमारा पैसा जब तक वो माल निकलता नहीं है जाड़े का आने के समय तक, तब तक हमारा पैसा पूंजी उसमें फंसा रहता है, कार्यशील पूंजी। जैसे शुगर बनता है, चीनी बनता है, जनरली नवंबर से अप्रैल तक ही चीनी मिलें चलती हैं, क्योंकि गन्ना उन्हीं पीरियड में गन्ने का उत्पाद खेती होता है, मिलता है। लेकिन चीनी की खपत सालों भर होती है, प्रोडक्शन सालों भर नहीं है, अतः सालों भर के लिए हमें एक ही बार में बड़े पैमाने पर उत्पादन करना पड़ता है। अब जैसे आपको पंखा है, कूलर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है, इन सब चीज़ों का डिमांड गर्मी में होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सब जाड़े में होता है, तो केवल गर्मी में ही बिकेंगे, जाड़े में नहीं बिकेंगे। तो जाड़े में हमने इनका मैन्युफैक्चरिंग किया, हमारा पैसा तो तब तक फंसा है जब तक गर्मी आता नहीं है, लोग इसका डिमांड करते नहीं हैं। तो यदि सीजनल प्रकृति, मौसमी प्रकृति का कारोबार है तो फिर अधिक कार्यशील पूंजी चाहिए, और हमारा ऐसा कारोबार है कि सालों भर उत्पादन हो रहा है, सालों भर उसका डिमांड है, तब तो कम कार्यशील पूंजी से भी काम चल जाएगा। तो ये था कि कार्यशील पूंजी की मात्रा को निर्धारित करने वाले घटक या कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक। अब आते हैं कार्यशील पूंजी आप पूरा कहाँ कहाँ से करेंगे, कहाँ कहाँ से पैसा कार्यशील पूंजी के लिए आएगा। पहला है बैंक लोन। एक तो कार्यशील पूंजी का आपका अपना फंड भी हो सकता है, आपने जितना लगे उसके अलावा बैंक लोन। बैंकों से हम, कमर्शियल बैंकों से छोटे पैमाने का कर्जा ले सकते हैं, जैसे कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवर, शॉर्ट टर्म लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, ये सब शॉर्ट टर्म लोन के मीडियम हैं। कैश क्रेडिट वर्किंग कैपिटल के लिए स्पेशली होता है। इसमें क्या होता है कि हम एक लिमिट सेंक्शन करवा लेते हैं लोन का, और जब जितना ज़रूरत हो उतना ही खर्च करते हैं, और जब जब ज़रूरत होता है पेमेंट भी करते हैं, जब जब बिक्री होता है हम पैसा जमा भी कराते रहते हैं। शॉर्ट टर्म लोन, साल भर 6 महीने के हमने बैंक से लोन सेंक्शन करा लिया, मंजूर करा लिया, ओवरड्राफ्ट कर लिया थोड़े समय के लिए, बिल को बट्टा करा लिया, ये सब आपको बैंक लोन में आते हैं। इन सब के जरिए भी वर्किंग कैपिटल का हम इंतजाम कर सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, सार्वजनिक जमा, जिस तरह से बैंकों में विभिन्न तरह के खातों के माध्यम से पैसा जमा होता है, पब्लिक के स्मॉल सेविंग्स को जिस तरह से बैंक इनवाइट करती हैं, यानी छोटी छोटी बचतों को बैंक जमा करती हैं कमर्शियल बैंक, ठीक वैसे ही कंपनियां भी ये सुविधा देती हैं और बैंकों से ऊंची ब्याज दर पर सुविधा देती हैं। रिकरिंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, ये सब हम कमर्शियल बैंक में जमा करते हैं, उसमें जिस दर से ब्याज मिलता है कंपनियां उससे ऊंची दर से ब्याज देकर हमें प्रलोभित करती हैं कि हमारे यहाँ पैसा जमा कराइए। इसको पब्लिक डिपॉजिट कहा जाता है। इसके माध्यम से भी हम वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था करते हैं। ट्रेड क्रेडिट, उधार खरीदा हमने, ये भी एक तरह का फाइनेंसिंग है। हमको अपने महाजन से, क्रेडिटर से, सप्लायर से क्रेडिट फैसिलिटी मिली हुई है कि भाई ले जाओ, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन, या बेचकर पैसा दे देना, तो ये भी वर्किंग कैपिटल का एक सुविधा है। कमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक प्रपत्र, ये इसका चलन 1990 के समय के लगभग आया। इसमें ये सामान्य व्यापारी इसको नहीं चलाता है, इसको बड़ी बड़ी कंपनियां ही चलाती हैं, नामी गिरामी कंपनियां चलाती हैं। और इसमें जो इन्वेस्टर हैं होते हैं, इसमें इन्वेस्टर
कमर्शियल बैंक होते हैं, LIC वगैरह, यानी यही लोग, बड़ी बड़ी संस्थाएं इसको खरीदती हैं। तो इसमें आप BST में पढ़िएगा, मनी मार्केट, वहाँ ये सब चीज़ मिलेगा। जैसे ट्रेजरी बिल है, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज है, कमर्शियल पेपर है, कॉल मनी है, ऐसे 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके माध्यम से सरकार या वित्तीय संस्थाएं वर्किंग कैपिटल की फाइनेंस करवाती हैं, पैसे की व्यवस्था करती हैं। तो ये एक सामान्य व्यवसाय नहीं कर सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियां ही कर सकती हैं कमर्शियल पेपर के बाद। लीज फाइनेंसिंग, लीज का मतलब होता है कि संपत्ति का मालिक एक निश्चित किराए पर अपना संपत्ति प्रयोग करने का अधिकार किसी दूसरे को देता है। तो लीज फाइनेंसिंग के द्वारा भी वर्किंग कैपिटल का इंतजाम होता है। जैसे कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, या बिल्डिंग हुआ, मशीन हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, ये सारी चीज़ें हमें किराए पर भी उपलब्ध हो जाती है। यानी थोड़ा थोड़ा पेमेंट करना पड़ता है, कम खर्चा। ये यानी इसके खुद व्यवस्था इन सब चीज़ों की हमें नहीं करनी होती। खुद व्यवस्था करेंगे तो अधिक पैसा चाहिए कार्यशील पूंजी, और सब ये लीज फाइनेंसिंग के थ्रू मिल जाती हैं तो कम कार्यशील पूंजी से काम चल जाएगा। फैक्टरिंग, हम जो उधार माल बेचते हैं उसका पैसा कभी के व्यापारी खुद कलेक्शन नहीं कर पाता, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा नहीं दे पाते, हर उपाय करने के बावजूद भी नहीं देते हैं। तो पैसा वसूलने का ठेका भी कंपनियां लेती हैं। अब तो प्राइवेट सेक्टर भी, प्राइवेट कंपनियां भी इसका ठेका ले रही हैं, लेकिन जनरली इस काम का जिम्मा बैंकों को सौंपा जाता है, डेटर से वसूली का, कलेक्शन फ्रॉम डेटर से। बैंक या इसके लिए कमीशन लेते हैं, या फिर जो प्राइवेट संस्थाएं वसूली का जिम्मा लेते हैं वो कमीशन चार्ज करती हैं, उसके बदले पैसा वसूलवाती हैं। तो इसके थ्रू भी हम वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था करते हैं। तो ये जो 5-6 तरीके हैं, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस के तरीके हैं, ये वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था करने के तरीके हैं। चलिए अब अगला चीज़ अगले वीक में